हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आगम जैन, आप सबका फ्रेंड, एक और नई वीडियो के साथ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग टर्म। तो आज का तूफानी करते के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग टर्म इन वन शॉट, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो शुरुआत करते हैं प्रोप्राइटर से। प्रोप्राइटर मतलब ओनर ऑफ द बिजनेस। ओनर ऑफ द बिजनेस मतलब मालिक, जो बिजनेस का मालिक होता है उसे प्रोप्राइटर बोलते हैं। अब बात करते हैं ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब जो एक टर्म यूज होती है बिजनेस में, उसे बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ अ गुड्स एंड मनी। जो मनी और गुड्स का, सामान का लेन देन हो, उसे ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अब बात करते हैं ट्रांजैक्शन के कितने टाइप होते हैं। तो ट्रांजैक्शन 4 टाइप्स का होता है। कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इंटरनल ट्रांजैक्शन, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। तो पहला कैश ट्रांजैक्शन, जो सिर्फ कैश में हो, जिसमें सिर्फ पैसे का लेन देन हो। अब क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जिसमें उधारी का लेन देन हो, मतलब हम उधारी में सामान खरीद लाए और हम उधारी में सामान बेच दिए। अब बात करते हैं इंटरनल ट्रांजैक्शन। इंटरनल ट्रांजैक्शन में कोई को कुछ भी, किसी को कुछ नहीं करना पड़ता है, ये अपने आप हो जाता है। इसका एक एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन एक टर्म है, उसको हम आगे पढ़ेंगे, पर इसको एक मशीन के एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमने 1 लाख की एक मशीन खरीदी 1 साल पहले, पर आज उसकी कीमत 10% डेप्रीसिएशन लग के कम हो गई। मतलब आज उसकी कीमत 90,000 की हो गई। मतलब वो घिस पिट के काम कर करके उसकी वैल्यू कम हो गई, उसको बोलते हैं डेप्रीसिएशन। तो इसको हम बोल सकते हैं इंटरनल ट्रांजैक्शन। फिर बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, जो हम अपने सप्लायर को पैसे देते हैं और भी एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसमें गुड्स कभी खरीदते हैं कभी बेचते हैं, उसे बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। अब बात करते हैं हम कैपिटल की। कैपिटल मतलब ओनर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस समथिंग गुड्स एंड मनी। मतलब कैपिटल मतलब होता है जब भी ओनर अपने बिजनेस में गुड्स और मनी दोनों लगाए, उसे हम कैपिटल बोलते हैं। जब कैश बस लगाएगा तो उसे हम फंड्स बोलेंगे, और जब गुड्स मिला के लगाएगा तो उसे हम कैपिटल बोलने लगते हैं। तो अब हम बात करते हैं ड्राइंग की। तो ड्राइंग मतलब ओनर विड्रॉन फॉर अ पर्सनल यूज इन बिजनेस। मतलब बिजनेस से जब भी ओनर अपने यूज के लिए, अपने पर्सनल खर्चे के लिए जब भी कोई कैपिटल निकाल लेता है, मतलब जब भी कोई फंड निकाल लेता है, उसे हम ड्राइंग बोलते हैं। अब बात करते हैं लायबिलिटी की। लायबिलिटी मतलब बोझ होता है। लायबिलिटी मतलब बोझ, बर्डन ऑफ अ बिजनेस। तो लायबिलिटी 2 प्रकार की होती है, करेंट लायबिलिटी और नॉन करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी वो होती है जो हम 12 महीने के अंदर अंदर अपना ये बोझ खत्म कर देते हैं। जैसे हमने क्रेडिटर से पैसा लिया है या क्रेडिटर से सामान लिया है, तो हम उसे 12 महीने के अंदर पे कर सकते हैं। एक अच्छा एग्जांपल है क्रेडिटर। अब बात करते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी। मतलब जो बोझ हमारे सर में 12 महीने से ज़्यादा के लिए रहे, जैसे बैंक लोन। बैंक लोन की जो वो होती है टाइम पीरियड, वो बहुत लंबी होती है, 5 साल 10 साल और भी बहुत ज़्यादा। तो उसका नॉन करेंट का एग्जाम्पल हो सकता है बैंक लोन। अब बात करते हैं हम एसेट की। तो एसेट मतलब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब जो हमें आने वाले वक्त में बेनिफिट दे। एसेट से मतलब है गुड्स का, स्टॉक का और भी बहुत सारी चीज़ों का, जो चीज़ हमें आने वाले समय में रेवेन्यू जनरेट करके दे। तो अब एसेट में आ जाता है करंट एसेट, फिक्टिशियस एसेट और नॉन करंट एसेट। तो हम पढ़ते हैं करंट एसेट। करंट एसेट वो होते हैं जो हम सेल के लिए रखते हैं, जिसको हम बेच सकें और उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकें। जैसे कि 12 महीने के अंदर। इसका एग्जाम्पल है स्टॉक। जो भी हम स्टॉक खरीदते हैं, अपनी दुकान के लिए सामान खरीदते हैं, उसको हम सालों साल नहीं रखते, उसको हम जल्दी से बेच के रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं फिक्टिशियस एसेट की।
फिक्टिशियस एसेट मतलब इट इज इमेजिनरी एसेट एंड इट प्रोवाइड बेनिफिट फॉर लॉन्ग पीरियड। मतलब ये काल्पनिक एसेट है, ऐसे मान सकते हैं कि हमने एक एडवर्टाइजमेंट कराई अभी और वो 5 साल तक चल रही है, और जब भी कंज्यूमर उसे देख रहा है वो हमसे आके प्रोडक्ट खरीद रहा है, सर्विस ले रहा है। तो ये हो गया इट इज अ इमेजिनरी एसेट एंड इट प्रोवाइड बेनिफिट फॉर लॉन्ग पीरियड। मतलब हम मान लेते हैं कि कस्टमर जब जब इसे देखेगा और हमें रेवेन्यू मिलेगा। तो ये हो गया फिक्टिशियस एसेट। अब बात करते हैं नॉन करेंट एसेट की। नॉन करेंट एसेट मतलब नॉट फॉर सेल एंड, और जो इसका टाइम पीरियड होता है वो होता है 12 महीने से ज़्यादा का। अब इसका एग्जांपल में क्या आता है, बिल्डिंग, फर्नीचर। हमने अगर बिल्डिंग बना ली है तो हम उसे बेचेंगे तो नहीं, फर्नीचर हमने खरीद लिया है तो हमने वो बेचने के लिए नहीं खरीदा है। और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है करेंट नॉन करेंट एसेट को, टेंजेबल एसेट और इनटेंजेबल एसेट। टेंजेबल एसेट मतलब विच कैन टच, जिसे हम छू सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल है हमारे बिजनेस के कुछ एसेट जैसे मशीन और इक्विपमेंट और बिल्डिंग, फर्नीचर। और अब बात करते हैं इंटेंजिबल एसेट की, मतलब विच कैन नॉट टच, जिसे हम नहीं छू सकते। इसके एग्जाम्पल में आ जाता है गुडविल, ब्रांड वैल्यू और बहुत सारी चीज़ें। तो अब हम चलते हैं दूसरे एसेट्स की तरफ। तो अब बात करते हैं रिसिप्ट की। रिसिप्ट मतलब जो अमाउंट हमें रिसीव होगी या होने वाली है। तो जैसे कि रिसिप्ट भी दो पार्ट में डिवाइड है, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट तब मिलती है, मतलब तब हमें वो अमाउंट मिलती है जब हम सेल ऑफ गुड्स करते हैं, मतलब जिस चीज़ को हम बेचते हैं, जो सर्विस देते हैं, उससे जो अमाउंट मिलता है उसे हम रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। पर जो कैपिटल रिसिप्ट होती है वो हमें नॉन करेंट एसेट बेचने से मिलती है। अब भी हमने एसेट में पढ़ा, नॉन करेंट एसेट वो होते हैं जिसे हम अपनी कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए रखते हैं और बेचने के लिए नहीं रखते हैं। तो जब भी हम जो चीज़ बेचने के लिए नहीं रखते हैं, बाय चांस अगर हमें उसे बेचना पड़े तो उससे जो अमाउंट हमें मिलता है वो हो जाएगा कैपिटल रिसिप्ट। तो अब हमने रिसिप्ट भी क्लियर कर लिया। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे। खर्चे भी दो पार्ट में डिवाइड है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिसे हम एक साल में खर्च करके उससे रेवेन्यू जनरेट कर लें, और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो खर्चे हमारे एक साल तक ज़्यादा चलें। मतलब कह सकते हैं हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे कि हमने एक साल के कम के लिए कुछ गुड्स खरीद लिए बेचने के लिए, और फिर हमने उसे बेच भी दिया, तो वो खर्चा हो गया एक साल के अंदर का। बट अब हमने अपनी बिजनेस के लिए एक अच्छी सी मशीन खरीदी और वो कुछ बड़ा खर्चा था, और मशीन हम एक साल में ही बदल नहीं लेते, वो कुछ ज़्यादा साल चलती है। तो जैसे कि अब हमने जो मशीन में खर्चा किया वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो एक साल से ज़्यादा का खर्चा था। तो अब हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंडिचर मतलब तो खर्चे होते हैं, पर एक्सपेंसेस मतलब भी तो खर्चे होते हैं, पर एक्सपेंस मतलब वैसे खर्चे जो हमें रेवेन्यू जनरेट करके दें। अब हम ज़रा सा रेवेन्यू को भी समझ लेते हैं कि रेवेन्यू क्या होता है। रेवेन्यू वो होता है जब भी हम कोई प्रोडक्ट बेचते हैं और उसमें हमारा प्रॉफिट लगा के बेचें, और जो प्रॉफिट प्लस प्रोडक्ट की कॉस्ट निकल के आ जाए उसे हम रेवेन्यू बोलते हैं। तो वो पूरा रेवेन्यू जनरेट करके दे उसे हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। मतलब वैसे खर्चे जो हमें प्रॉफिट ला के दें, रेवेन्यू कमा के दें। तो बात करते हैं खर्चे कितने टाइप्स के होते हैं। खर्चे दो टाइप के होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब पैसे पहले पे कर दिए पर अब काम बाद में होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमने अपने एम्प्लॉय की सैलरी पहले पे कर दी, प्रीपेड सैलरी पे कर दी, पर और
वो सैलरी जो थी वो 2 महीने की थी। अब वो, और उसने काम तो अभी तक का ही किया है, तो वो हो गई प्रीपेड सैलरी, वो एक खर्चा हो गया। अब बात करते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। काम करवा लिया पर पैसे नहीं दिए, मतलब हमने अपने एम्प्लॉय से काम तो करा लिया और अभी तक हमने उसको पैसे नहीं दिए, तो ये भी एक खर्चा हो गया। अब पैसे तो हमें अभी देने हैं या बाद में देने हैं, खर्चा तो हो ही गया है। तो अब हम बात करते हैं इनकम की। जैसे कि हमने अभी पिछले टॉपिक में पढ़ लिया रेवेन्यू क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है। तो जब भी हमें जो इनकम मिलती है, जो प्रॉफिट मिलता है, जो हमारी आय होती है, वो तब मिलती है जब हमारा रेवेन्यू से हम एक्सपेंसेस को माइनस कर दें। मतलब वो खर्चे और जो हमें प्रॉफिट प्लस कॉस्ट लगी है उसको हम माइनस कर दें, तो हमें हमारा इनकम पता चल जाएगा। तो ये हो गए इनकम का फॉर्मूला, भी इनकम को समझ ही लिया। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट मतलब रेगुलर इनकम, जो हमें हमारे बिजनेस से मिल रही है, जो भी हम काम कर रहे हैं जिससे हमें प्रॉफिट मिल रहा है, उसे हम बोल सकते हैं प्रॉफिट। बट गेन, लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि गेन और प्रॉफिट एक से ही होता है, बट गेन वो होता है जो हम बिजनेस कर रहे हैं उससे प्रॉफिट मिल रहा है, वो तो प्रॉफिट ही होगा। बट जो हम बिजनेस नहीं करते हैं और उससे हमें कोई प्रॉफिट मिल गया, उसे बोलते हैं इरेगुलर इनकम, मतलब गेन। इस अकाउंटिंग टर्म को बोलते हैं गेन। मतलब जैसे कि हमारा बिजनेस कपड़े का है और हमने अपने घर की आधी जमीन सेल कर दी, जो हमें इनकम मिली, वो गेन ही हुआ। अब बात करते हैं लॉस। लॉस मतलब जब भी हमारे खर्चे ज़्यादा हों और अमाउंट, मतलब जो हमारे प्रोडक्ट की अमाउंट या उसका जो कॉस्ट है वो कम हो, उसकी जो प्राइस है वो उससे कम हो, तो तब हो जाता है हमें लॉस। तो ये हो गया, हमने लॉस को भी समझ लिया। अब थोड़े से ही और अकाउंटिंग टर्म बचे हैं, उसके बाद ये वीडियो खत्म। तो अब हम बात करते हैं परचेज। परचेज मतलब कुछ खरीदना। जैसे कि हम दुकान के पास गए और हमने बहुत सारे कपड़े खरीद लिए अपनी दुकान में बेचने के लिए, तो वो हो गया परचेज। अब हमें कोई भी कपड़ा पसंद नहीं है, जैसे हमने 8 बंडल कपड़े के लिए, एक बंडल खराब निकला, तो वो एक बंडल जब भी हम उस दुकानदार को वापस करने जाएंगे तो उसे बोला जाता है परचेज रिटर्न, यानी खरीदे हुए गुड्स को वापस करना। अब बात करते हैं हम क्रेडिटर्स की। मतलब जिससे हमने उधारी में सामान या सेवा ली हो। मतलब हम अगर किसी दुकान में कुछ खरीदने गए, हमारा एक कपड़े का बिजनेस है और हमने बहुत सारा कपड़ा खरीद लिया उधारी में और कहा कि हम आपको 2 महीने बाद पैसे लौटा देंगे, तो क्रेडिटर मान भी गया और हमने उधारी में उससे कपड़े खरीद लिए, तो अब वो हमारे लिए क्रेडिटर हो गए, यानी कि हमें उसको पैसे देना बाकी है। पर हमने अभी तक 2 महीने हो गए और हमने उसे पैसे नहीं दिए, तो एक बिल्स पेबल नाम का जो टर्म होता है, वो क्रेडिटर हमें भेजेगा कि हम आपसे पैसे लेना चाहते हैं, जो आपने हमारे यहाँ से कपड़े लिए थे, या फिर जो आपने हमारे यहाँ से प्रोडक्ट लिए थे। तो ये हो गया बिल पेबल का एग्जाम्पल और क्रेडिट का एग्जाम्पल। इन दोनों को मिला के जो टर्म निकलती है उसे बोलते हैं ट्रेड पेबल्स। अब बात करते हैं डेटर्स की एंड बिल रिसीवेबल की। डेटर्स यानी अ पर्सन हु ओज अमाउंट टू एंटरप्राइज अगेंस्ट अ क्रेडिट से, यानी कि हम बिजनेस है और हमारे यहाँ कोई आदमी आया, वो हमसे क्रेडिट में कुछ सामान लेके चला गया और हमने उससे कहा कि हम आपसे 2 महीने बाद पैसे ले लेंगे, पर उसने अभी तक पैसे नहीं दिए, तो हम उसको जो बिल रिसीवेबल भेजेंगे कि भाई आपसे हमें कुछ पैसे चाहिए हैं जो आप हमारे से उधारी लेके गए थे, उसे बोलते हैं बिल रिसीवेबल, कि ये नोट है, हम आपसे इतना पैसा चार्ज करना चाहते हैं उस अपने प्रोडक्ट का। तो अब हम बात करते हैं डिस्काउंट की। मतलब रिडक्शन इन अ प्राइस ऑफ गुड सोल्ड और इन अमाउंट। डिस्काउंट हमें तब मिलता है जब हम उससे किसी भी दुकानदार से, बिजनेसमैन से
कुछ प्रोडक्ट खरीदे तब हमें डिस्काउंट दिया जाता है। पर डिस्काउंट कब दिया जाता है और डिस्काउंट के कौन कौन से 3 टाइप हैं? तो डिस्काउंट के 3 टाइप हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट। ट्रेड डिस्काउंट हमें तब मिलता है जब हम गुड्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदें, बहुत ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में खरीदें। कैश डिस्काउंट तब मिलता है जब हम अपने बिजनेसमैन को कैश पेमेंट करें उस गुड्स लेने के अगेंस्ट में। और रिबेट हमें तब मिलता है जब हम जो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं और उसकी क्वालिटी ख़राब हो तो बिजनेसमैन हमें उस पुअर क्वालिटी की वजह से उस गुड्स में कुछ डिस्काउंट करके देता है। तो ये हो गए हमारे पूरे डिस्काउंट का टर्म ख़त्म। अब कुछ छोटे छोटे से टर्म बचे हैं, उसको ख़त्म करके हम वीडियो को एंड करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कॉस्ट की। कॉस्ट मतलब होता है लागत। लागत माने कि जब भी हम कोई गुड्स खरीदते हैं और उसमें जितना भी प्राइस आया है वो हम उसे पे कर दें, और फिर जब हम उसे बेचें और उसमें जो प्रॉफिट लगा देते हैं, जो प्रॉफिट नहीं लगाना है, प्रॉफिट को रिड्यूस कर दें, जो अमाउंट बचता है उसे बोलते हैं हम कॉस्ट। जब कॉस्ट में प्रॉफिट लगा देंगे तो वो हो जाएगा रेवेन्यू, जैसे कि हम पिछले टर्म में पढ़ चुके हैं रेवेन्यू क्या होता है। और वाउचर मतलब एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं क्रेडिट में या कैश में, तब हम उसका बिल देते हैं या फिर कोई भी और कुछ लेते हैं, रिसिप्ट लेते हैं, तो वो होता है वाउचर, एविडेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन। अब बात करते हैं सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट मतलब हमने किसी को उधारी दी और वो हमारे पैसे देने के काबिल है, तो वो हो गया सॉल्वेंट, मतलब एबल टू पे। अब होता है इंसॉल्वेंट, मतलब कि हमने किसी को उधारी दी और पता नहीं उसका दिवालिया निकल गया या फिर उसको कोई प्रॉब्लम में फंस गया, तो हम उसमें टर्म यूज़ करेंगे इंसॉल्वेंट, यानी कि अनेबल टू पे। अब बात करते हैं बैड डेप्ट। बैड डेप्ट मतलब वैसे बोझ जो हमें अभी तक नहीं मिले हैं, मतलब कि हमने किसी को उधारी दी और उसने हमें अभी तक वापस नहीं की, उसे बोलते हैं बैड डेप्ट, मतलब डेप्ट नॉट रिकवरेबल। अब बात करते हैं क्रेडिट और डेबिट की। तो जब भी हम अकाउंट्स बनाते हैं अकाउंटिंग में, तो क्रेडिट को हमेशा हम राइट साइड लिखते हैं और डेबिट को हमेशा हम लेफ्ट साइड लिखते हैं। अब एक आखिरी टर्म डेप्रिसिएशन, जो हमने ट्रांजैक्शन में पढ़ा था कि इंटरनल ट्रांजैक्शन के वक्त डेप्रिसिएशन लगता है। तो डेप्रिसिएशन मतलब यूज करने के बाद उस एसेट की वैल्यू घट जाती है, मतलब जो भी हमने एसेट यूज कर लिया है उसकी वैल्यू कम हो गई है और उस गिरावट को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो मैं हूँ आगमदेव। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपके जो भी फ्रेंड इस वीडियो को देख रहे हैं अकाउंटिंग टर्म्स इन वन शॉट, वो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू।